समुद्री सुरक्षा और जहाजों के संचालन में दिलचस्पी रखने वालों का फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज हम COLRGS यानी समुद्र में टक्कर रोकने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बिल्कुल जड़ में जा रहे हैं। हाँ, नियम 3 सामान्य परिभाषाएं। सुनने में शायद ये थोड़ा बेसिक लगे ना? लगता तो है, पर यही वो शब्द है जिनसे पूरी समुद्री सुरक्षा की भाषा बनी है। बिल्कुल, रास्ता देने के नियम, लाइट्स, सिग्नल्स, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। हाँ, अगर परिभाषा ही साफ ना हो तो आगे के नियम कैसे समझेंगे? सही कहा। कई बार छोटे छोटे अंतर ही बड़ी घटनाओं का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन परिभाषाओं की बारीकियों पर एक गहन चर्चा करते हैं। हाँ, ये सिर्फ शब्दकोश नहीं है। नहीं, ये समुद्र में व्यवहार की नींव है। इन्हें गलत समझने का मतलब है पूरे नियमों की गलत व्याख्या। तो एक स्पष्ट समझ बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आम शब्द से, वेसल। वेसल आमतौर पर तो पानी पर चलने वाली कोई भी चीज। हाँ, मोटे तौर पर तो यही है। पर क्या इसमें कोई पेच है, जैसे ऑयल रिग? क्या वो वेसल है या कोई तैरता हुआ डॉक? देखिए, दिलचस्प सवाल है ये। कॉलरिक्स के हिसाब से वेसल में पानी पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली हर तरह की चीज शामिल है। अच्छा। इसमें बिना विस्थापन वाले क्राफ्ट्स जैसे होवरक्राफ्ट या वो विंग इन ग्राउंड क्राफ्ट और यहाँ तक कि सी प्लेन भी आते हैं। सी प्लेन भी? हाँ, लेकिन स्थायी संरचनाएं जैसे ऑयल रिग या तैरते डॉक, जब वो अपनी जगह पर हैं तो उन्हें नेविगेशन के लिए वेसल नहीं मानते। ठीक है, मतलब दायरा काफी बड़ा है। बहुत बड़ा। ठीक है, अब आते हैं पावर ड्रिवन वेसल पर। इंजन से चलने वाला जहाज। सीधा सा है, जिसमें मशीनरी लगी हो प्रोपल्शन के लिए। और सेलिंग वेसल, पाल से चलने वाला? हाँ, जो सिर्फ पाल के सहारे चले। यहाँ अक्सर एक कंफ्यूजन होता है। अगर सेलिंग वेसल का इंजन चल रहा हो, भले ही पाल भी लगे हों। बिल्कुल, ये क्लासिक पॉइंट है और बहुत जरूरी भी। हाँ, नियम साफ कहता है, अगर सेलिंग वेसल अपनी मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है तो उसे पावर ड्रिवन वेसल ही माना जाएगा। अच्छा। फिर उसे पावर ड्रिवन वेसल के नियम मानने होंगे, चाहे उसके पाल ऊपर हो या ना हो। तो वो प्रायोरिटी खत्म जो सेलिंग वेसल को मिलती है। हाँ, वो प्रायोरिटी फिर नहीं मिलेगी क्योंकि अब वो इंजन से चल रहा है। ठीक है, तो ये साफ हुआ, मतलब सिर्फ पाल देखना काफी नहीं है। नहीं, असल में चल कैसे रहा है वो मायने रखता है। अब बात करते हैं वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग की, मछली पकड़ने में लगा जहाज। हाँ, और यहाँ इंगेज शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है। इंगेज्ड, हाँ। इसका मतलब है वो वेसल जो मछली पकड़ने वाले उपकरण इस्तेमाल कर रहा हो, जैसे जाल, लाइंस या ट्रैवल्स, जो उसके चलने फिरने की क्षमता को सीमित करते हो। मतलब वो आसानी से मुड़ नहीं सकता। बिल्कुल। सिर्फ मछली पकड़ने वाला लाइसेंस होना या मछली वाला जहाज होना काफी नहीं है। उसे सच में ऐसे काम में लगा होना चाहिए जिससे वो आसानी से रास्ता न बदल सके। जैसे एक ट्रैवलर जिसका जाल पानी में है, वो एंगेज्ड है। और जब वो वापस जा रहा हो जाल उठाकर, तब वो सिर्फ एक सामान्य पावर ड्रिवन वेसल है। उसे दूसरों को रास्ता देना पड़ सकता है। ये अंतर समझना तो टक्कर टालने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। अब उन दो स्थितियों पर आते हैं जो थोड़ी ज्यादा गंभीर लगती हैं। वेसल नॉट अंडर कमांड, NUC। हाँ, NUC। और वेसल रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैन्यूवर, RM। हाँ। NUC का मतलब है नियंत्रण से पूरी तरह बाहर। हाँ, NUC वो वेसल है जो किसी असाधारण परिस्थिति की वजह से, जैसे स्टीयरिंग फेल हो गया या इंजन पूरी तरह बंद हो गया, तो वो नियमों के हिसाब से चल ही नहीं सकता। मतलब वो नियंत्रण खो चुका है। बिल्कुल। जबकि RM वेसल वो नियंत्रण में तो है, लेकिन अपने काम की वजह से, जैसे वो आसानी से रास्ता नहीं बदल सकता। तो NUC तो बेचारा मजबूर है और RAM अपने काम की वजह से मजबूर है। हाँ, कह सकते हैं। दोनों ही मामलों में दूसरे जहाजों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें क्या करना होता है? उन्हें इन दोनों ही तरह के वेसल से अच्छी खासी दूरी बना के रखनी होती है। उनके रास्ते से हटना होता है। बिल्कुल। इनके लिए खास लाइट्स और शेप्स भी होते हैं ताकि दूर से ही पहचाना जा सके। ठीक है। और एक आखिरी परिभाषा जो अक्सर गलत समझी जाती है, अंडरवे। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ चल रहा है नहीं होता है ना? सही कहा। अंडरवे का मतलब है कि वेसल ना तो लंगर डाले है, ना किनारे से बंधा है और ना ही जमीन पर टिका है। मतलब पानी में स्वतंत्र है। हाँ, इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई वेसल इंजन बंद करके सिर्फ पानी के बहाव के साथ बह रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, तो भी वो अंडरवे है। हाँ,
तभी वो अंडरवे ही माना जाएगा। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मुख्य नेविगेशन नियम है वो अंडरवे वेसल्स पर ही लागू होते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं मिलकर समुद्र में एक तरह का कह सकते हैं रोड कोड बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह का ट्रैफिक कोड। और अगर इनका सही मतलब ना पता हो तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं, बहुत गंभीर। जैसे मान लीजिए आपने एक रैम वेसल को सिर्फ एक सामान्य पावर ड्रिवन वेसल समझ लिया और उसके बहुत करीब चले गए, या एक सेलिंग वेसल जो असल में इंजन इस्तेमाल कर रहा है उसे सेलिंग वेसल समझकर गलत प्राथमिकता दे दी, तो टक्कर का खतरा। सीधा टक्कर का खतरा पैदा हो जाता है। हर परिभाषा ये तय करती है कि किसी खास स्थिति में किस जहाज की क्या जिम्मेदारी है और किसे रास्ता देना है। ये नियम सिर्फ किताबी नहीं है, ये समुद्र में हर पल लिए जाने वाले फैसलों का आधार है। तो इन परिभाषाओं की साफ समझ रखना सिर्फ नियम का पालन करना नहीं है। नहीं, ये सक्रिय रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका है। ये शब्द समुद्र में व्यवहार के नियम तय करते हैं। बिल्कुल। अगली बार जब कोई जहाज दिखे तो सिर्फ उसे देखने के बजाय ये सोचने की कोशिश करें कि सीओ रेग्स की इन परिभाषाओं के तहत वो किस श्रेणी में आता है। अच्छा, ये एक दिलचस्प तरीका है सोचने का। हाँ, क्या वो अंडरवे है, क्या वो रैम या फिशिंग में एंगेज्ड हो सकता है। ऐसा सोचने से नियमों की जो व्यावहारिक समझ है वो गहरी होती है। ये गहन चर्चा कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित जानकारी पर आधारित थी। हाँ, और ये जरूर ध्यान रखें कि ये बातचीत केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। बिल्कुल। आईएमओ के जो दिशा निर्देश हैं और जो लेटेस्ट प्रामाणिक स्रोत हैं उन्हीं का पालन करना चाहिए। सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। समुद्र में हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित।